वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 3 जुलाई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड डाइस प्लस 2019-20 के बारे में है। आप इसे यूनाइटेड डाइस कह लीजिए या फिर यू डाइस कह लीजिए। अभी हाल ही में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है जो कि यू डाइस प्लस के ऊपर बेस्ड है, मतलब यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, और इसमें एक प्लस ऐड किया गया है जिसका मतलब अभी मैं आपको बता दूंगा। स्कूल एजुकेशन के ऊपर है बेसिकली ये। स्कूल्स के बारे में हमें बहुत सारा इवैल्यूएशन करना होता है, ये समझना होता है कि वो किस प्रकार से मैनेज किए जा रहे हैं, फर्दर उनकी स्थिति क्या है, डेटा क्या है, जिसके बेसिस पे पॉलिसी मेकिंग की जा सके या फिर कोई भी और कदम उठाया जा सके ताकि हम स्कूल एजुकेशन को बेहतर कर सकें। वो डेटा मिलने में काफी दिक्कत होती थी, तो सरकार ने 2012-13 में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। ये प्लेटफॉर्म जो था दैट वाज यू डाइस। एक्चुअली में इसके पहले एक इनिशिएटिव चला करता था जिसे डाइस कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, और एक सेमिस होता था जो कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए होता था। तो डाइस फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेमिस फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इनको यूनाइट किया गया, और जब इनको यूनाइट किया गया तो नाम निकल के आया यू डाइस। यू डाइस इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहां पर सभी जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें अपने स्कूल का पूरा डेटा फीड करना होता है कि स्कूल्स में कितने इनरोलमेंट हुए हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है, इंफ्रा कैसा है, फैसिलिटीज कैसी हैं, इन सभी चीजों का डेटा वहां पर उन्हें फीड करना होता है। अभी डेटा यूनिफाइड तौर पर जब मिल जाता है तो इवेल्युएशन करने में आसानी होती है। जैसा कि हमें समझ में आ गया कि जो यू डाइस है वो आया 2012-13 में। इट वॉज अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्कूल्स कैसे मैनेज किए जा रहे हैं इनका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब इसकी मदद से हमें जानकारी मिल जाती है उस पूरे इंफ्रा के बारे में। स्कूल एजुकेशन के लिए ये एक लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो एग्जिस्ट करता है। पर्पस यही था कि जो एजुकेशन के पैरामीटर्स हैं उनको मेजर किया जाए, क्लास 1 से लेकर 12 तक जो भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में उनके लिए। ये तो बात चल रही थी यू डाइस के बारे में। सरकार ने 2018-19 में प्लान किया कि हम इसको थोड़ा इंप्रूव करते हैं, तो इसे अपडेट करके इसका एक इंप्रूव्ड वर्जन लॉन्च किया गया यू डाइस का, और उसके आगे एक प्लस ऐड कर दिया गया। तो जो यू डाइस था वो आया 2012-13 में और यू डाइस प्लस आया 2018-19 में, ताकि डेटा एंट्री एरर्स को कम किया जा सके, डेटा क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके और वेरिफिकेशन को आसान बनाया जा सके। इन सभी सहूलियतों को तैयार करते हुए यू डाइस प्लस आया। तो अभी जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसका रेफरेंस ईयर है 2019-20, मतलब 19-20 का डेटा हमारे पास है। क्या निकल के आया? निकल के ये आया कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 2019-20 में 2018-19 की तुलना में इंप्रूव हुआ है। फर्दर 2019-20 में जो 80% स्कूल्स हैं वहां पर फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, ये इंप्रूवमेंट 6% है 2018-19 की तुलना में। ये सारी बातें हमें यू डाइस प्लस से मिल जाती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आयंस के बारे में है। फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। सिंपोजियम का मतलब समझते हैं? इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस जहां पे एक्सपर्ट्स इकट्ठा होते हैं और किसी एक पार्टिकुलर मुद्दे पर बातचीत होती है। आयंस का ये 7th एडिशन था जो हाल ही में फ्रेंच नेवी के द्वारा होस्ट किया गया रीयूनियन आइलैंड पे। आयंस ये एक सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था फरवरी 2008 में। पॉइंट टू बी नोटेड, फरवरी 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। ये एक फोरम की तरह वर्क करता है जहां पर आसपास के जो भी इंडियन ओशन के कंट्रीज हैं वो आते हैं और रीजनल मैरीटाइम इश्यूज पर डिस्कशन किया जाता है। वॉलंटरी इनिशिएटिव है, जो अपनी इच्छा से आना चाहे वो आ सकता है। जो भी मेंबर्स इसके हैं वो अपनी मेंबरशिप अवील कर सकते हैं, जिससे मैरीटाइम कोऑपरेशन को बेहतर किया जा सके। वो सभी देश इसका हिस्सा बन सकते हैं जो या तो लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन के आसपास के या फिर इस रीजन में हैं। ये इंक्लूसिव फोरम है जहां पर रीजनली रिलेवेंट मैरीटाइम इश्यूज पर बातचीत होती है। आयंस में वर्तमान में 24 मेंबर्स हैं जो या तो इंडियन ओशन के एबिट्स में हैं, मतलब कि किनारे हैं, या फिर इंडियन ओशन के रीजन में आते हैं। फर्दर 8 देशों को ऑब्जर्वर नेशन का भी दर्जा दिया गया है। चेयरमैनशिप की बात करें तो जब ये एग्जिस्टेंस में आया तो शुरुआती 2 सालों तक जो चेयरमैनशिप थी वो इंडिया के पास थी, मतलब इनॉग्रल चेयरमैनशिप जो थी वो इंडिया के पास थी 2008 से 10 के बीच में। देन यूएई 2010 से 12, साउथ अफ्रीका 2012 से 14, ऑस्ट्रेलिया 2014 से 16, बांग्लादेश 16 से 18 एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 18 से 20। और अभी मतलब 21 के शुरुआती समय तक ये चला। 21-22 के लिए जो पूरा चेयरमैनशिप है 2 साल के टेन्योर के लिए, ये अभी फ्रांस के पास है।
इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस ये है कि इससे इंडिया के जो 3-fold एम्बिशंस हैं रीजन में वो अचीव करने में मदद होती है। लाइक हम चाहते हैं कि पूरे इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट जो भी हैं, जो आसपास के देश हैं, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हो। ये फोरम हमें मदद देता है। फर्दर हम चाहते हैं कि हम अपने लीडरशिप पोटेंशियल को, एस्पायरेशन को और स्टैब्लिश करें और इस रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने। फर्दर हम ये भी चाहते हैं कि रूल बेस्ड स्टेबल मैरीटाइम ऑर्डर इंडियन ओशन रीजन में तैयार हो। इसके लिए इंडिया प्रयास कर रहा है। ये फोरम हमारी मदद करता है। ये इंडिया को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को भी कंसोलिडेट करने में मदद करता है, स्टेट ऑफ मलक्का से लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक। अगर आप इन दोनों स्टेट्स की लोकेशन देखना चाहें तो देखिए, ये है पूरा इंडो पैसिफिक रीजन। यहां पर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ये है स्टेट ऑफ मलक्का। तो आपने ये लोकेशन तो समझ ही ली। अब देखिए, आयंस पर यूपीएससी ने 2017 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि इसका जो इनॉग्रल आयंस था वो हेल्ड हुआ इंडिया में 2015 में इंडियन नेवी की चेयरमैनशिप में। और दूसरा कि वॉलंटरी इनिशिएटिव है, मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंक्रीज करता है जो लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन रीजन में उनके बीच में। आपको याद ही होगा, आर्टिकल में हमने बात की थी, इसका इनॉग्रल जो हुआ था वो 2008 में हुआ था। तो 15 ये तो गलत हो गया ना, केवल 2 सही होगा। तो यही इसका सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ताल वॉल्केनो के बारे में है। हाल ही में फिलीपींस ने एक इंक्रीज्ड अलर्ट लेवल जारी किया है ताल वॉल्केनो के लिए। 5 लेवल का जो स्केल है उसमें तीसरे लेवल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह कहा गया कि अभी जो इरप्शन हुआ है ये फ्रिएटोमैग्नेटिक इरप्शन है। फ्रिएटोमैग्नेटिक इरप्शन होने का मतलब यह है कि उस इरप्शन में पानी और मैग्मा एक साथ किसी वॉल्केनो से निकलते हैं। फर्दर ये जो इरप्शन हुआ इसमें डार्क ग्रेइश प्लूम क्रिएट हुआ। प्लूम का मतलब होता है स्मोक का, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्मोक निकलता है और आसमान में जाके फैल जाता है। और जो प्लूम क्रिएट हुआ था ये आसमान में 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गया था। इसी वजह से आसपास के जो भी लोग थे उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है। लगभग 17,000 लोगों को वहां से निकाला गया है ताकि अगर ये वॉल्केनो इरप्ट होता है तो लोगों की जान ना जाए। कहां है ये वॉल्केनो? इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि फिलीपींस कहां है। देखिए, ये फिलीपींस की लोकेशन है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आप यहां पे जाते हैं तो आसियान कंट्रीज में ये लोकेशन है फिलीपींस की। फिलीपींस का बड़ा मैप यहां पर है। ये जो लोकेशन स्पॉट की गई है यहां पर आपको मिलेगा ताल वॉल्केनो। इसे यहां पे जूम किया गया है। एक ताल लेक है, इसी ताल लेक के बीच में ये ताल वॉल्केनो है। तो लोकेशन तो आपने समझ ली। ये देखिए लुजोन आइलैंड पर है जो फिलीपींस में मनीला से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलीपींस 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में सिचुएटेड है। एक तो फिलीपींस सी प्लेट और दूसरा यूरेशियन प्लेट। इसीलिए यहां पर अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज का होना बहुत ही स्वाभाविक है। दोनों प्लेट्स आप यहां पे देख सकते हैं। यह है फिलीपीन प्लेट, यहां पर है ये फिलीपीन प्लेट है, ठीक है, यहां पर नाम मेंशन किया गया है। और ये है यूरेशियन प्लेट, ये पूरी यूरेशियन प्लेट है। तो चूंकि यहां पे टकराता है तो इसलिए यहां पर वॉल्केनोज का, अर्थक्वेक्स का आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। ताल काफी एक्टिव वॉल्केनो है फिलीपींस का, बिकॉज ये रिंग ऑफ फायर पे सिचुएटेड है। यहां पर इंटेंस सिस्मिक एक्टिविटीज देखी जाती हैं। इसे कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो की कैटेगरी में डाला गया है फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी। कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो, जिसे कई बार कंपाउंड वॉल्केनो भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, यूजुअली जो ज्वालामुखी होते हैं उनमें एक वेंट होता है या फिर एक माउथ होता है जहां से इरप्शन होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो होते हैं उनमें एक से ज्यादा वेंट होते हैं, एक से ज्यादा कोन होते हैं जहां से लगातार इरप्शन होता रहता है। इसका एक और बढ़िया एग्जांपल माउंट विसुवियस है जो आपको इटली के वेस्ट कोस्ट पे मिलेगा। काफी अनप्रेडिक्टेबल है ये लगभग पिछले शताब्दी में 30 बार से ज्यादा बार इरप्ट हो चुका है और 2020 में ये मोस्ट रिसेंटली इरप्ट हुआ था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के बारे में है। इस स्कीम को भी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। ये एक रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड स्कीम है पावर सेक्टर के लिए। पावर सेक्टर लगातार लॉस में जाता है। बिजली वाला सेक्टर चाहते हैं कि इस पूरे सेक्टर में रिफॉर्म हो, वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे तो उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा और उनको लॉस से बाहर निकाला जाएगा। सरकार ये चाहती है कि जो पावर सेक्टर में एंटिटीज इन्वॉल्व हैं उनकी ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़े और वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल बन जाए, चाहे वो डिस्कॉम या फिर पावर डिपार्टमेंट हो। ध्यान दीजिएगा कि प्राइवेट सेक्टर के जो डिस्कॉम्स हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है।
फर्दर जो स्कीम है इसमें कंडीशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई है। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि उनके सप्लाई इंफ्रा को बेहतर किया जा सके, उन्हें कम लॉस हो। असिस्टेंस पाने के लिए कुछ प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज फुलफिल करने होंगे इन डिस्कॉम कंपनीज को। फर्दर कुछ बेसिक मिनिमम बेंचमार्क भी उन्हें अचीव करने होंगे। इसमें उन्हें कंपलसरी स्मार्ट मीटरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। जहां जहां भी वो बिजली की सप्लाई कर रहे हैं वहां पर स्मार्ट मीटर लगे हों डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, जिसमें 250 मिलियन हाउस होल्ड शामिल होंगे। स्कीम का एक मेजर फोकस इस बात पे है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो फार्मर्स को पहुंचे और डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी उनको दी जाए ताकि वो बढ़िया से अपना काम कर सकें, जिसके लिए हम एग्रीकल्चर जो फीडर्स हैं उनका सोलराइजेशन करें, सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली को पैदा करें और किसानों को पहुंचा सकें। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो एक्शन प्लान वर्कआउट किया गया है हर स्टेट के लिए अलग अलग। ऐसा नहीं कि एक प्लान तैयार करके सभी स्टेट्स पे लागू कर दिया जाएगा। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच अपनाया नहीं जाएगा। हर राज्य का अपना अलग प्लान होगा। नोडल एजेंसी होगी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोऑपरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऑब्जेक्टिव यह है कि एटीएनसी जो लॉसेस होते हैं उनको रिड्यूस किया जाए। 2024-25 तक हमें इन लॉसेस को 12 से 15% तक कम करना है पैन इंडिया लेवल पे। ऑपरेशनल लॉसेस होते हैं, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में इनएफिशिएंट पावर सिस्टम की वजह से बिजली खत्म होती है, क्षय होता है उसका। हमें कॉस्ट रेवेन्यू गैप को भी जीरो करना है 2024-25 तक। जो खर्चा आता है बिजली को तैयार करके लोगों तक पहुंचाने में, उतना रेवेन्यू नहीं आ पाता, इसलिए लॉस हो जाता है। इस गैप को हमें फिल करके जीरो कर देना है। फर्दर हमें जो उनकी इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज हैं मॉडर्न डिस्कॉम्स की, उनको भी बेहतर करना है, डेवलप करना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑक्सीजन के बारे में है। इंडियन रिसर्चर्स ने अभी एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तैयार किया है, नाम है ऑक्सीजन। नाम भी बड़ा प्यारा है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है उसके अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एक डिवाइस, एक इक्विपमेंट जो पोर्टेबल होता है, उसके माध्यम से ऑक्सीजन दिया जा सकता है किसी भी पेशेंट को। अगर वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है तो इनकी इफिशियंसी उतनी तो नहीं होती जितनी मेडिकल ऑक्सीजन की होती है। स्टिल ये माइल्ड पेशेंट को क्योर कर सकते हैं या उन्हें एटलीस्ट स्टेबलाइज कर सकते हैं। जो कॉन्सेंट्रेटर है इसे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करता है। जो ऑक्सीजन है वो मोबाइल ग्रुप का एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। फायदा यह होगा कि इसे रूरल सेटिंग्स में ले जाना, इंप्लीमेंट करना, इस्तेमाल करना आसान होगा और इमरजेंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, इस टेक्नोलॉजी में होता यह है कि दो चैम्बर्स बना दिए जाते हैं जिसमें जियोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जियोलाइट जो होता है वो नाइट्रोजन को सोख लेता है। यहां पर इस चैम्बर में से हवा को डाला जाएगा, यहां पर यह हवा इस जियोलाइट के पास से गुजरेगी, ऑक्सीजन को जियोलाइट सोख लेगा। फर्दर यहां पर एक प्रेशर भी मेंटेन किया जाएगा और यहां पर जो शुद्ध ऑक्सीजन है वो निकल जाएगी। फिर इसे यहां पर कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब यहां पर जो जियोलाइट है वो सैचुरेट हो जाएगा, उसकी ऑक्सीजन के सोखने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो आपको प्रेशर को रिलीज करना होगा। जब आप प्रेशर को रिलीज करेंगे तब आपको इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए एक दूसरे चैम्बर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इस चैम्बर को यहां से ब्लॉक कर देंगे और फिर जो ड्राई एयर है वो इस ओर इस चैम्बर में जाने लगेगी। सेम प्रोसेस यहां पर होगा। इस पूरी प्रक्रिया को प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्निक कहा जाता है। सिग्निफिकेंस ये है कि यहां पर देखिए जो लिथियम जियोलाइट है उसकी जगह पे हम सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट जनरेट नहीं करता। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब हम वेस्ट भी जनरेट नहीं करेंगे और बढ़िया ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा पाएंगे। देखिए, यूजुअली यूपीएससी अवार्ड वगैरह पे प्रश्न नहीं पूछती, बट आपके सामने आया है तो एक बार स्लाइड निगाह में देख लीजिए। हाल ही में एक उड़िया पोएट डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जी को सिलेक्ट किया गया है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए। नेशनल अवार्ड है जिसे लेट पोएट ल्यूरेट कुवेम्पू की मेमोरी में इंस्टीट्यूट किया गया था। एनुअली दिया जाता है किसी भी ऐसी लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। इसमें 5 लाख का प्राइज दिया जाता है, सिल्वर मेडल और साइटेशन होता है। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। यू डाइस, इसे 2012-13 में स्टार्ट किया गया डाइस और सेमिस को यूनाइटेड करके। आयंस 2015 में फरवरी में लॉन्च किया गया। फोरम प्रोवाइड करवाता है रीजनल मैरीटाइम इश्यूज पर डिस्कशन के लिए। ताल वॉल्केनो इंडोनेशिया में है। रिवैम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम इन्वॉल्व करता है वॉलेंटरी स्मार्ट मीटरिंग इकोसिस्टम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में।
कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत, जवाब कहां देना है पता है आपको, कमेंट बॉक्स में। सेशन की पीडीएफ कहां मिलेगी? ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे वही मिल सकती है, और कहीं नहीं मिलेगी। तो जरूरी है कि आप उसे ज्वाइन कर लें। आपने नहीं किया है तो आप टेलीग्राम में जाके सिंपली ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको दिख जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं पे मिलते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।